हेलो बच्चों। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में 6 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से 6 तक। डालना है और दूसरे में डी ए बाई डी टी, जो मैंने बोला अभी तक लिखा ऊपर वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो जब अब आप बताओ कि डी पी बाई डी टी कैसे निकलेगा। जब आप पी निकालोगे तभी तो उसका करोगे परिवर्तन। तो पी मतलब परिमाप, आयत का परिमाप यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई से इसने लंबाई और चौड़ाई को दिखाया है। फिर आप इसका परिवर्तन यानी इसका अवकलन करोगे टी के सापेक्ष। आप करोगे डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी पी बाई डी टी हो जाएगा, टू ऐसे रहेगा, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, वाई का डी वाई बाई डी टी। सारी वैल्यूज ऊपर दी हैं, सब कुछ रख देंगे। टू इन दोनों की जगह वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो आप देख रहे हो -2 आया।
यूनिट क्या होगी लास्ट की, ये चीज़ मेन है, मात्रक अब सबसे इम्पोर्टेंट है। ऊपर पी दिया है यानी पेरीमीटर, यानी आपको परिमाप, परिमाप की का मात्रक जो होता है वो लंबाई ही का ही मात्रक होता है, यानी ये सेंटीमीटर रहेगा। और बट्टे का मतलब पर, और समय का मात्रक मिनट। यहाँ पर मिनट दिया है तब, देख रहे हो ना, अगर यहाँ सेकंड होता तो वहाँ भी सेकंड लिखते। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर -2 सेंटीमीटर पर मिनट। दूसरे पार्ट में आपको पता है कि एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है आयत का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ x इंटू वाई होगा। अब अवकलन करोगे इसका तो यहाँ गुणा वाला नियम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, u इंटू वी वाला, आप लोगों को याद होगा। पहले का फिर प्लस दूसरे का, प्लस दूसरे का, दूसरा प्लस पहले का, ठीक है। तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दोगे, x और y भी दिए थे वो भी रखोगे, और सॉल्व किया तो आया 2, ठीक है। अब 2 आया तो मात्रक क्या होगा, ऊपर एरिया है यानी क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और नीचे समय है तो मात्रक मिनट होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी ये यूनिट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए, 6.1 के लिए। ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पर, या पहले पन्ने एक जगह बना लो कहीं पर, जहाँ पर आपको ध्यान रहे कि कुछ कुछ चैप्टर कहाँ पर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यूनिट के लिए नहीं, मात्रक के लिए। कई लोग ये मात्रक गलत लगा देते हैं, सोचते हैं कि मैथ्स वाले हैं फिजिक्स क्यों लाए हैं। फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं, आप जानते होगे, जब पढ़ते हो तो पता चलता होगा। तो यहाँ पर मात्रक यानी आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आधे मार्क्स हो जाएंगे। 2 नंबर का होगा अगर दोनों यूनिट गलत तो 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर का होगा वैसे क्वेश्चन तो 2 ही नंबर मिलेंगे। फिर उस समय आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सिर्फ इतना छोटा सा तो नहीं लिखा था, इतना बड़ा लिखा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यूज इसी का ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 6th को 7th क्वेश्चन, क्या 8th वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कहीं एग्जाम्पल से ही आया होगा। एक गुब्बारा है, एक बलून है जो सदैव गोलाकार है, यानी जो क्या है आपका गोलाकार मीन्स स्पेयर के शेप का है, ठीक है, स्पेयर इंग्लिश में। एक पंप से इसमें हम लोग 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड से भर रहे हैं। अब देखो, गुब्बारे में कोई चीज़ भरते हो, जैसे कमरे में अगर हम लोग पेंट करेंगे दीवार में तो उसको कहेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ भर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम यानी आयतन। तो हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, पूरे में ही भरेंगे, तो यानी आपको आयतन में परिवर्तन दिया गया है। कह रहा है कि पर सेकंड की दर से, 1 सेकंड में इतना भर रहे हैं, अगले सेकंड में फिर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये दर दी गई है, मात्रक को देख के समझ सकते हो, यानी आपको वी यानी वॉल्यूम यानी आयतन को की दर दी है, और लास्ट में देखो सेकंड लिखा है यानी नीचे टी होता होगा। तो dv/dt आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर, प्रति का मतलब ये होता है पर, सेकेंड का तो सेकेंड। तो ये दिया गया है आपको dv/dt इस लाइन से, समझ गए ना। जब कहीं कोई चीज़ भरी जाती है किसी के अंदर तो आयतन होता है, और अगर पेंट करते हैं सिर्फ दीवालों में ही, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल, समझ गए ना। तो आगे बढ़ते हैं, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालिए। आर जो है इसमें परिवर्तन dr/dt आपको निकालना है, और आर बराबर आपको 15 दिया गया है, ये देखिए। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें अगर लिख चुके हो तो सब आसान है। देखो, अब बलून ये स्पेरिकल शेप का है लिखा है, ठीक है, और इन्फ्लेट कर रहे हैं इसे, फिल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये बाकी सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, इंग्लिश वालों के लिए मैं ये भेज दूंगा, ठीक है। बाकी जब बुक खोल कर देखोगे और पढ़ोगे साथ में तो समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे हैं। आगे देखो, जो चीज़ें दी थी वो लिख ली हैं, 1 2 और ये 3, ये निकालना है। तो आपको पता है वी के बारे में जानते हो आप, गुब्बारा यानी स्पेयर यानी गोला, ठीक है। तो इसका आयतन v बराबर 4/3 πr³ होता है। अब आपको निकालना है dv/dt, तो इसमें परिवर्तन निकालो, t के सापेक्ष अवकलन करो। तो dv/dt हुआ 4/3 ऐसा ही रहेगा, r³ का 3r² हो जाएगा, ठीक है, x⁴n वाला सूत्र, और r का dr/dt हो जाएगा। आगे फिर इसमें मान रख लेंगे हम लोग r की जगह पर, और dr/dt ऐसे रहेगा, और dv/dt की जगह भी रख लेंगे। तो अब dr/dt निकालना है तो ये सारा गया अपॉन में, और अब आप इसको सॉल्व करना, ऊपर नीचे कट करना, पाई को ऐसा ही रहने देना, तो 1/π आएगा। और जब करोगे ना तो उसका दोबारा देख लेना, क्योंकि देखो मुझसे भी एक बार में गलती हुई है, तो हो सकता है कि आपसे भी हो सकती है, जब मुझसे हो सकती है तो ठीक है, और हो सकता है आपसे ना हो। तो ऐसा मत सोचना कि सर से गलती हो गई ये तो भाई फिर तो टफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या ये भी मत सोचना कि हमसे गलती नहीं हुई है तो हमको सब आ गया है, तो गलती किसी से भी हो सकती है कहीं पर भी, इसलिए मिस्टेक्स को देखो जहाँ मैं कर रहा हूँ। अगर मिस्टेक हो रही है मैं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या पता
ये गलती आपसे हो सकती है, और फिर वहाँ ना मार्क्स कटेंगे तो वहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। तो आंसर आ रहा है 1/पाई। आपको निकालना था आर, ऊपर त्रिज्या सेंटीमीटर और नीचे समय सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, और ये आंसर। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गोले से रिलेटेड है, स्पेयर से रिलेटेड। तो 9th क्वेश्चन भी बलून से ही रिलेटेड है। देखो ये, चलिए हिंदी, ये रहा। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार है, सेम ही लिखा है देखो, यानी वही चीज़। त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, यानी रेडियस जो है वो चेंज होता है कह रहा है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर निकालो, यानी v जो है इसमें परिवर्तन निकालो कह रहा है, आयतन यानी वॉल्यूम में, और किसके सापेक्ष, त्रिज्या यानी रेडियस के। तो dv/dr आपको निकालना है। पहले इस लैंग्वेज से ही आपको आंसर पता चल गया कि क्या निकालना है। आगे त्रिज्या दी गई है 10, बस और कुछ नहीं। तो आंसर आसान सा है, बस कुछ भी नहीं है इसमें, अभी देखोगे। ये रहा, ये निकालना है, ये दिया है बस। तो आपको वॉल्यूम स्पेयर का 4/3πr³ आर के सापेक्ष करोगे तो dv/dr 4/3π ऐसे रहेगा, r³ का 3r² होगा, और r का dr/dr 1 हो जाता है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। यहाँ पर ये नहीं आया, अगर t के सापेक्ष होता तो dr/dt आता। r के सापेक्ष है तो आप जानते ही हो। अब इसमें मान रख दो, बाकी r की जगह 3 कट हो गया, r की जगह 10 रख दिया, तो 400π आ गया। मात्रक क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे त्रिज्या है तो सेंटीमीटर। कभी भी इसको काट कर सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, मात्रक आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा जैसा दिख रहा है। तो इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इस तरह से मात्रक रहेगा। आसान है, मेरे ख्याल से कुछ भी टफ नहीं था। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां। चलिए देखते हैं फिर क्या है इस क्वेश्चन पे। आके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, बाकी पेपर के समय पे थोड़ा हेल्प मिलेगी कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है, यानी लैडर है एक, और उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो ये दीवार हो गई, ये लैडर हमने ऐसे लगा दी, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जुड़ी है ज़मीन। तो जो इसकी लंबाई है वो 5 मीटर है, ये रही लैडर, ये है सीढ़ी, ठीक है, झुकी है ऐसे। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, यानी जो ये ज़मीन है इसके थ्रू इसको यहाँ की ओर खींचा जा रहा है, बाहर की ओर को, और किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको x मान लूँ तो यानी इसमें परिवर्तन की दर दी गई है dx/dt, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ लेना यहीं पर, ये x है, इसको बढ़ा रहा है वो, इसकी लंबाई दी होती तो लंबाई लिखते, लेकिन ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, तो इसको पहले हम x मान लेंगे, या y z कुछ भी मान लो। आगे कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो ये ऊंचाई है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो आपको बताना है कि ये ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी खींचोगे तो सीढ़ी नीचे को आएगी ना, तो घटेगी ये वाली लंबाई, तो आपको निकालना है dy/dt। तो ये एक चीज़ क्वेश्चन मार्क, इसको y लिया है। और आगे बोल रहा है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी ये जो नीचे का सिरा है ना सीढ़ी का, ये सीढ़ी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा ये रहा, तो ये जो है दीवार से 4 मीटर है, यानी x जो है आपको 4 मीटर दिया गया है, ये 4 दिया गया है। तो पहले तो आपको 5 ये दिया है, 4 ये दिया है, तो आप ये वाला निकाल सकते हो, ये निकाल लोगे, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं क्या क्या करना है। बाकी इंग्लिश वाले एक बार देख लेना क्या लिखा है। एक लैडर है जो 5 सेंटीमीटर इसको दीवार के सहारे लटकाया है, और बॉटम जो है इसका ये ग्राउंड से इतनी दूर की ओर को खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हाउ फास्ट इट्स हाइट और डिक्रीज, कैसे इसकी हाइट घटी कह रहा है, तो वाई वाले को dy/dt निकालना है, और बाकी ये 4 मीटर दूर हो कह रहा है जब दीवार से, ठीक है। देखते हैं, देखो पूरा डायग्राम सेम है, ये 5 है, ये 4 है, और ये यहाँ की ओर x लिया, तो x की उससे हमको पता चला कि dx/dt हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, dy/dt आपको निकालना है, और ये चीज़ x 4 दी है तो 4 लिख ली। पहले तो हमने क्या किया, हमें ये 5, ये 4 और ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये निकाल लेंगे कर्ण का वर्ग वाला। तो x² + y² = 5 का स्क्वायर, y x की जगह 4 रखेंगे, ये है, ठीक है, और ऐसे आप निकालोगे तो y आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या है, तीनों पता चल गए हैं, ठीक है। अब दूसरा काम आपको निकालना है इसकी परिवर्तन की दर, और आपको कुछ आता नहीं है, बस पाइथागोरस ही दिख रहा है। तो देखो पहले में तो हमने इसको निकालने के लिए किया प्रयोग, दूसरे में अब हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से इसको लिखेंगे कि x² + y² = 5 का स्क्वायर, ये लिख दिया। और अब यहाँ पर मान रखते हुए सीधे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि आपको dy/dt चाहिए, तभी इसका अवकलन करोगे तभी तो dy/dt आएगा। तो कर दिया, पहले 2x x² का, और x का dx/dt, y² का 2y, और y का dy/dt। 5 का वर्ग यानी एक अचर है, यानी एक कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन 0 हो गया। फिर आपने मान रख दिया x की जगह, dx/dt की जगह,
वाई की जगह। तो अब तो निकल जाएगा ना आसानी से। तो आपने सॉल्व किया, ये चीज़ इतनी आई और ये ऐसे इसको इधर भेज दिया, तो ये -0.16 और dy/dt 6 में चले जाएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। फिर आप ऊपर नीचे सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे और चाहो तो इसके बाद और भी काट सकते हो, कट जाएगा। लास्ट में ये आया। तो अब देखो ये मीटर पर सेकेंड आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जब हमने मान रखा ना ये वाला dx/dt, तो ये हमने मीटर में रख दिया 0.02, क्योंकि 4 भी मीटर में था और 3 भी मीटर में था, सभी को मीटर में लिखा है हमने। देखो यहाँ पर ये 2 दिया है ना, इसको हमने मीटर में बदला है यहाँ पर, इस वजह से सारा मीटर में ही आ रहा है आंसर। लेकिन क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, अब बाकी तो सेम ही है। अब ये 0 0 कटेंगे तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगा लेना कि ये मीटर पर सेकेंड में नहीं लिखोगे आंसर। क्यों? क्योंकि जो x है ना आपको, ये dx/dt, ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो y भी आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि ये 4 भी मीटर में था, ये 3 भी मीटर में था, तो इसलिए हमने इसको भी मीटर में लिया और वहाँ रखते समय सारे मीटर में रखे, तो आंसर भी हमारा मीटर में आया। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए सेंटीमीटर में, तो हमने इस मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखकर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लिखकर आगे सॉल्व किया और ये हमारा आंसर। और देखो माइनस में आ रहा है, यानी घट रहा होगा। क्वेश्चन में बोला भी था कि ऊंचाई जो है कैसे घटेगी, हाइट जो है कैसे डिक्रीज होगी। ठीक है, आया समझ में? तो ये रहा 11वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। और फिर 12वां, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ये रहा 11th क्वेश्चन। एक वक्र दिया है आपको इस तरह से, यानी एक आपको कर्व दिया है, ये गति करता है इस तरह से। कोई ऐसे कर्व मान लो, इसको खींचोगे ऐसा बन जाए। ठीक है, ऐसे करके आपने बनाया, कुछ भी बन सकता है। अब वो तो हमें उससे ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब बताओ कोई भी ऐसे वक्र है, तो एक्स वाई एक्सेज में होगा, इस पॉइंट को निकालो होगा, तो इसमें एक्स और वाई दोनों निर्देशांक होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आपको उन बिंदुओं को निकालना है, यानी एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, ये निकालने हैं। ठीक है, और कह रहा है एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई 8 गुना तेजी से बदलता है। यानी एक्स अगर ऐसे चल रहा है तो वाई जो है वो इससे 8 गुना तेज चलेगा, यानी वाई बराबर 8x दिया गया है इस लाइन पे। क्या कह रहा है? एक्स की तुलना में वाई 8 गुना तेजी से बदल रहा है, तो वाई जो है वो एक्स से तेज चल रहा है। ठीक है, तो वाई बराबर 8x दिया है। क्वेश्चन में आंसर क्या निकालना है आपको? एक्स और वाई दोनों पॉइंट निकालने हैं। तो अब जरा देख लो एक बार क्या था, ये रहा। तो मैंने कहा था अगर एक्स ऐसे चल रहा है तो वाई इसके 8 गुना से चलेगा। ठीक है, वही चीज़ें लिखी हैं, देखो ये सारा सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे और इस पर एक वैल्यू रख दोगे। पहले इसका अवकलन कर लेंगे हम लोग। तो ये लिखा, पहले एक बार अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो 6 dy/dx इक्वल टू इतना आ गया। देखो क्या कर रहे हैं ना, बताता हूँ मैं आपको आंसर कैसे निकलेगा। एक बार इसको अवकलन करके dy/dx निकाल लो, और एक बार इसका अवकलन करके dy/dx निकाल लो। अब दोनों dy/dx, इधर भी dy/dx आ रहा है, इधर भी, तो ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम होंगे। फिर इन दोनों को इक्वल दिखा के आंसर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे किया 6 dy/dx 3x², इसका 0, dy/dx निकाला 6 से यहाँ गया, तो dy/dx x²/2 आ गया, समीकरण 1। अब दूसरी जो चीज़ दी है ये, इसका भी अवकलन किया, 8x का 1 हो जाएगा और dy/dx यहाँ पर 8 आ गया। अब देखो समीकरण 1 में ये आ रहा है इक्वेशन 1 में, ये आ रहा है इक्वेशन 2 में। इधर भी dy/dx है, इधर भी dy/dx है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x²/2 इक्वल टू 8, ये दोनों इक्वल। अब यहाँ से x² इक्वल टू 2 यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में 16, और x इक्वल टू आप जानते हो कि जब अंडर रूट में जाएगा तो +-4 दोनों आएंगे, +4 भी -4 भी। x तो आ गया, y कैसे निकलेगा? ये समीकरण 1 में आप रखोगे, समीकरण 1 में नहीं, इसमें a में जो आपको क्वेश्चन में दिया है, इसमें x की जगह रखो, y निकल जाएगा। तो हमने यही काम किया। जब हमने क्या किया, देखो ये हमने लिखी है समीकरण 1, हमने x की जगह जब 4 रखा इसमें और सॉल्व किया तो y आया 11। तो पहला वाला पॉइंट 4,11 एक आंसर। अब दूसरा आपको -4 भी रखना पड़ेगा इसमें, -4 रखा और फिर सॉल्व किया तो आया -31/3। खुद करना है, ये मैं बताऊंगा नहीं बच्चों की तरह क्या कर रखा है। ठीक है, तो जितना है, जितना काम का है उतना ही आपको बताया जाएगा, बाकी तो आपको लिखना खुद है। तो y इतना आ गया, तो दूसरा -4, -31/3, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। अगर एग्जाम में इतना एक वाला हिस्सा करा, ये नहीं किया, तो आधे नंबर।
ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में एग्जामिनर को क्या करना है, उसे देखना है बच्चे ने कितना सीखा है। अब अगर आप आधा सीख कर वहाँ लिखोगे तो क्या टीचर आपको पूरे नंबर कैसे दे देगा? क्योंकि कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसने पूरा लिखा होगा दोनों। अब उसको और आपको दोनों को अगर बराबर नंबर मिल जाएंगे तो उसका ज़्यादा लिखने का प्रयोजन क्या हुआ? तो इसलिए आपको वो बच्चा बनना है जो पूरा काम करे, मतलब छोड़े ना। अगर क्वेश्चन को आपने किया है एक बार तो पेपर में आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हवा का बुलबुला है। हवा का बुलबुला मतलब एयर ड्रॉप कह सकते हो आप। ठीक है, तो एयर ड्रॉप मतलब हवा का बुलबुला, ध्यान रखना इंग्लिश वाले। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है, यानी ये स्पेयर है एक तरह से गोला है, त्रिज्या जो है वो इस दर से बढ़ रही है। यानी ये देखो सेकंड दिया है लास्ट में ना, तो यानी dr/dt आपको दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन यानी वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी ये निकालना है। और आगे r इक्वस टू आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ भी टफ नहीं है इसमें, देखते हैं। तो देखो वही चीज़ लिखी dr/dt, dv/dt निकालना है, r दिया है तो आपको वॉल्यूम से ही काम करना है, 4/3 पाई r क्यूब। तो dv/dt 4/3 पाई r क्यूब का 3r² और r का dr/dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है अवकलन। सबकी जगह मान रख लो, r की जगह 1 रख लिया और dr/dt की जगह 1/2 रखा। सॉल्व किया तो आंसर आया 2 पाई। ये 2 कट गया, 2 से 4 जा 2 टाइम्स और 3 से 3 कट गया तो 2 पाई आ गया आंसर। मात्रक ऊपर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे टाइम है तो सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पढ़ो तो ज़रा देख लो क्या कहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लो, एयर बबल है। एयर बबल मतलब हवा का, ठीक है, हवा का क्या, आपका गुब्बारा कह सकते हो, हवा का वही क्या लिखा था, बुलबुला, मतलब हवा का बुलबुला। तो ये है, कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, बस आप ऐसे को देखते आप कह दोगे स्पेयर है। जब वॉल्यूम की बात आती है ना खुद ही समझ जाओगे कि वो क्या है, स्पेयर है। समझ रहे हो ना? तो आज यहीं तक 12 तक के क्वेश्चन, कल 13 से सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कल करेंगे। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो अगर आप मज़े में रहोगे तो अभी तो छोड़ो, आने वाले कई सालों तक परेशान रहोगे, क्योंकि वो हर साल आगे अगर आप मैथ्स लेने वाले हो 12th के बाद, या कभी भी आपको मैथ्स से अगर आपका पाला पड़ेगा तो वही एक्सरसाइज काम आएगी। ठीक है, वो हो गई उसके बाद की। यानी ये पूरा चैप्टर जो 6th वाला है ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते कि अभी तक जितने पढ़े हैं ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए इस चैप्टर पे कभी भी मजाक में मत लेना, हर एक चीज़ को सीखना जितना सिखाया जा रहा है, और इसके बाहर से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो जितना पढ़ाया रहा है उसको बार बार रिवीजन करो, जितनी बार कर सकते हो, और कॉपी में नोट्स कंप्लीट रखो, नहीं तो पेपर आएंगे और नोट्स बनाने में रहोगे। जबकि मैं आपको बताऊं तो आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है इसको 5 बार रिवीजन कर लेना चाहिए था। अगर जो सीरियसली कर रहे होगे तो रफ कॉपी में रिवीजन 5 बार हो गया होगा, किताब के खोल कर उसमें क्वेश्चन देखते हुए, अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो। अगर 100 में से 100 नंबर चाहते हो पेपर में तो 5 बार रिवीजन तो हुआ होना चाहिए। और पेपर आने तक का जब पढ़ोगे तो उस समय तक कम से कम 10 बार रिवीजन पूरी बुक का हुआ होना चाहिए, तभी आपके 100 में से 100 आएंगे। और अगर पास होना है तो पास होने का यहाँ कोई वो नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत सब कुछ आता है उन्हें, उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं, और वो ले आते हैं अच्छे खासे 100 में से 80, 90, 95, 100 तक भी ले आते हैं। तो 100 मार्क्स तो लाने की सोचो और आएंगे अपने आप ही। अब जब खुद ही आपने सोच लिया होगा कि भाई 50, 60, 70 मार्क्स में हो जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स थोड़ा कम आते हैं, वहाँ भी मेहनत करना। लेकिन मैथ्स में अगर आप अच्छे से सीरियसली पढ़ रहे हो तो आपके अच्छे, मतलब फुल मार्क्स लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि जैसा कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, उतनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रेगुलरली अपना रिवीजन करो, और ये वीडियो देखकर रोज़ के रोज़, अब तो वीडियोज भी 4 ही वीडियो आ रहे हैं हफ्ते में, समझ गए होगे। 11th क्लास भी शुरू हो गई है, उनके लिए भी बनानी है वीडियो, और नए टाइम टेबल के हिसाब से 4 वीडियो हैं हफ्ते के। अब मुझे नहीं लगता 4 वीडियो आधे आधे घंटे के, 2 घंटे में आपका काम कंप्लीट। ठीक है, आपका हफ्ते भर में 7 घंटे, अगर एक एक घंटे भी रोज़ पढ़ते हो तो 7 घंटे होते हैं। 2 घंटे यहाँ ख़त्म तो 5 घंटे कहाँ गए, वो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अलग से रफ कॉपी बनाकर उसमें रफ में अपने जैसी राइटिंग होती हैं उसमें काम करना है। बाकी ये फियर वाला काम उतारते रहो फियर कॉपी में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।